सुनहरे कुएं ने दिया जादुई घास का लहंगा। एक समय की बात है, नीलम अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। वे लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहा करते थे और नीलम के माता पिता भी उससे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में नीलम के माता पिता का देहांत हो जाता है और वह पूरी तरह से अनाथ हो जाती है और उसका कोई रिश्तेदार उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसी समय नीलम की मौसी बिमला वहाँ पर आती है और उससे कहती है, नीलम बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बच्ची। अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना, इसलिए अब तुम रोना बंद करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। बिमला की बात सुनकर नीलम और भी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मौसी, अब क्या होगा? मैं अपने माता पिता के बिना कैसे रह पाऊंगी? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मौसी? अब मैं भला किसके सहारे जीऊंगी? कहाँ जाऊंगी? नीलम बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारी मौसी, और मौसी भी तो माँ के ही समान होती है ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मौसी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इतना सुनकर नीलम बिमला के गले लग जाती है और कहती है, मौसी आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, हमें जल्दी निकलना है ना, क्योंकि घर पर मोहिनी भी हमारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है मौसी, मैं बस जल्दी से अपना सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर नीलम अपने माता पिता के कमरे में से उनकी एक फोटो हाथ में ले बाहर आ जाती है। ये क्या है बेटा? मौसी, यही तो एक मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है मेरे पास, तो क्या मैं इसे अपने साथ लेकर चल सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, माना कि तुम्हारे माता पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेगी ना, इसलिए अब तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर बिमला नीलम को अपने साथ अपने घर ले जाती है। लेकिन जब वो रात में अपने घर पहुंचती है और अपने दरवाजे का डोरबेल बजाते हुए कहती है, अरे मोहिनी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी दरवाजा खोलो बेटा, देखो कौन आया है। इतना सुनकर मोहिनी दरवाजा खोलती है और वो दरवाजा खोलते ही अपनी माँ पर गुस्सा होने लगती है। अरे माँ, ये कोई समय है घर आने का? आज आपकी वजह से मेरी पूरी नींद खराब हो गई, और अगर अब मुझे नींद नहीं आई और मैं सुबह कॉलेज के लिए लेट उठी तो इसमें सारी गलती आपकी ही होगी। अरे मोहिनी, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मौसी से? भला ऐसे कौन बात करता है अपनी माँ से? तुम्हें हम दोनों माँ बेटी के बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रहने आई हो तो अपना मुंह बंद करके रहो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मोहिनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वह एक बहुत ही घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी। वह सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचा करती थी और इसी वजह से वह कई बार अपनी माँ से भी बदतमीजी किया करती थी जब उसकी कोई फरमाइश पूरी नहीं होती थी। ऐसे में बिमला नीलम से कहती है, कोई बात नहीं नीलम, तुम उसे छोड़ो और जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। तुम भी बहुत थक गई होगी ना? ठीक है मौसी, और अब आप भी जाकर आराम कर लीजिए। इतना कहकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब नीलम नींद में होती है तो उसे अचानक से मोहिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सब क्या है माँ? आज आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? आपको पता है ना कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो चुकी हूँ, लेकिन आपको तो अपने आराम के अलावा और कुछ पड़ी ही नहीं है, क्योंकि आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? तुम्हें तो पता है ना कि हम कितनी रात में कल घर आए थे, तो ऐसे में अगर मुझे उठने में थोड़ी लेट हो गई तो तुम अपना नाश्ता खुद भी बना लेती। वैसे भी रोज तो मैं ही तुम्हें टाइम से नाश्ता बना कर देती हूँ ना। अच्छा, अब मेरा यही काम रह गया है कि मैं सुबह रेडी होकर कॉलेज जाने की बजाय सबके लिए नाश्ता बनाऊं। मोहिनी इतना कह ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पर नीलम आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मोहिनी,
तुम सुबह सुबह मौसी पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये लो, आ गई मौसी की चमची। मोहिनी, तुम्हें मौसी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अरे वो पहले से ही कितनी थकी हुई है और ऐसे में तुम उनसे अपना नाश्ता बनवा रही हो। अरे तुम खुद भी तो अपना नाश्ता बना सकती हो ना। तुम्हें मैंने पहले ही मना किया है ना कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, दूसरों के बीच में और दूसरों के घर में घुसना तो जैसे तुम्हारी आदत हो। उसी समय बिमला मोहिनी की बातों को अनदेखा करते हुए नीलम से कहती है, कोई बात नहीं नीलम बेटा, ये सब तुम छोड़ो और तुम भी आकर नाश्ता कर लो। लेकिन बिमला की बात सुनकर मोहिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यह देखकर बिमला काफी परेशान हो जाती है। उसी समय नीलम कहती है, मौसी, ये मोहिनी अचानक से इतना कैसे बदल गई? ये पहले तो ऐसी नहीं थी। क्या बताऊं बेटा, इसके पिताजी ने इसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करके इसे इतना जिद्दी बना दिया है कि यह अपने आगे कभी किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और खास करके मुझे। मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं मोहिनी को समझाऊंगी। और इस तरह बिमला मोहिनी और नीलम में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन मोहिनी नीलम से बहुत नफरत किया करती थी। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे में जब एक दिन मोहिनी कॉलेज से शाम को घर वापस आती है तो नीलम उससे कहती है, अरे मोहिनी, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुम्हें मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ माँ कहाँ है? अरे वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें परेशान मत करो। नीलम की बात सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कांच का फ्लावर पॉट नीलम के सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से नीलम वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके सर से काफी खून भी बहने लगता है। ये देखकर मोहिनी कहती है, अरे ये क्या हो गया? अगर ये मर गई तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा और माँ मुझे जेल भेज देगी। इससे पहले कि ये बात किसी और को पता चले, मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचकर मोहिनी नीलम को घसीटती हुई एक जंगल के पास ले जाती है और एक सुनहरे कुएं के पास नीलम को छोड़कर चली आती है। लेकिन कुछ समय बाद जब नीलम को होश आता है तो वह अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है और कहती है, क्या कोई है यहाँ पर? मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसी समय उस सुनहरे कुएं में से एक जोरदार रोशनी निकलती है और रोशनी के साथ साथ उसमें से एक घास का बना हुआ अनोखा जादुई लहंगा भी बाहर आता है और वो लहंगा नीलम से कहता है, ये लो नीलम, पानी पी लो। नीलम के पानी पीते ही जब उसे पूरी तरह से होश आता है तो वो अपने आप को सुनहरे कुएं के पास पड़ी हुई पाती है। तो वो कहती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई और मुझे अभी पानी किसने पिलाया था? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। कौन है जिसने अभी मेरी मदद की? मेरे सामने आओ। उसी समय उस जादुई कुएं में से एक आवाज आती है, घबराओ मत नीलम, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैंने ही तुम्हारी मदद की है और मुझे ये भी पता है तुम्हारी ये हालत किसने की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें मैं जादुई घास का लहंगा दे रहा हूँ। ये तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं। इतना कहकर नीलम उस जादुई घास से बने लहंगे को अपने साथ अपने घर ले आती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि मोहिनी बिमला को एक झूठी कहानी सुना रही होती है। उसी समय नीलम कहती है, नहीं मौसी, मोहिनी ने आपको जो भी कहा वो सब झूठ है, बल्कि मेरी जो ये हालत हुई है ये सब मोहिनी ने ही की है। अरे माँ, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ नीलम बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? भला मोहिनी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? मौसी, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो रुको, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हे मेरे जादुई घास के लहंगे, तुम इस मोहिनी का सच सबके सामने लाओ। नीलम के इतना कहते ही उस जादुई घास के लहंगे में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में मोहिनी का सच सबको साफ साफ दिखाई देता है। यह सब देखकर बिमला हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना नीलम बेटा, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया,
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मोहिनी इतना गिर जाएगी कि वो अपने खुद की बहन की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। और ऐसी लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। बिमला की बात सुनकर मोहिनी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ, नीलम, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मोहिनी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और इस तरह उस दिन के बाद से मोहिनी पूरी तरीके से बदल जाती है और वो अपनी माँ और नीलम के साथ अच्छे व्यवहार से रहने लगती है। यह सब देखकर नीलम और बिमला बहुत खुश होती है और उस जादुई घास के लहंगे की मदद से उनकी जिंदगी में दुनिया भर की खुशियाँ आ जाती है। फूलों के लहंगे वाली 3 नंद। कुसुम अपनी मशीन पर बैठे कपड़े सिल रही होती है। उसी समय सुनहरी नाम की एक औरत आकर कुसुम से कहती है, अरे ओ कुसुम, तुमने मेरे कपड़े सिल दिए हैं क्या? जी हाँ, मैंने कपड़े सिलकर तैयार कर दिए हैं, बस आप एक बार फिटिंग चेक कर लीजिए। अरे कुसुम, तुम्हारे जैसी दर्जी के हाथों से सिले हुए कपड़ों की फिटिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिले हुए कपड़े तो बहुत ही अच्छे और फिटिंग के ही होते हैं। ये लो कपड़ों के पैसे। और हाँ, वो मेरी बेटी नैना की शादी तय हो गई है, तो उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। और वैसे कुसुम, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अब अपनी तीनों नंदों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा ही खराब है। घर में जवान लड़कियों को बिठाकर रखना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। पता नहीं मेरी ये तीनों नंदे कहाँ गई है। कुसुम अपने तीनों नंदों को ढूंढती हुई घर के बाहर आंगन में लगे बगीचों में आती है, जहाँ मीना, सुमन, काजल खड़ी होकर फूलों से बातें कर रही होती है। सुमन, काजल, देखो ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फूल बहुत ही सुंदर है। काश हम लोगों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह ही सुंदर होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम लोग जी रहे हैं उसमें सिर्फ यह एक बगीचा ही तो है, जिसमें इन रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती को देखकर ही हम लोग जी रहे हैं। इतना कहते हुए उन तीनों बहनों की आंखें नम हो जाती है और अपनी नंदों की आंखों में आंसू देखकर वह गरीब भाभी कहती है, अच्छा तो तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं कब से तुम लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? और नहीं तो क्या, तुम तीनों यहाँ पर बैठी बगीचे में गप्पे मार रही हो और यहाँ मेरे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। अपनी भाभी की यह बात सुनकर उन तीनों बहनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, जिसके बाद तीनों नंदे मिलकर अपनी भाभी के साथ खाना खाती है। और कुसुम खाना खाने के बाद फिर से अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर सिलाई में लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बाजार से थान का कपड़ा और गोटा पट्टी लाना भी भूल गई। चलो अब जल्दी से काम खत्म करके बाजार चली जाती हूँ। इतना बोलकर कुसुम अपना काम खत्म करके बाजार सामान खरीदने चली जाती है। लेकिन बाजार में गांव की कुछ औरतें कुसुम को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे अरे, देखो तो जरा, जिसकी 3-3 जवान नंदे घर पर बैठी हो, उनकी भाभी को यूं बाजार में मटगस्ती करना शोभा नहीं देता। और अगर आज उन बिचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होते तो कब की उन लोगों की शादी धूमधाम से कर दी होती। और नहीं तो क्या, वैसे भी आजकल किसकी भाभी सगी होती है। उन औरतों की ताने भरी बातें सुनकर कुसुम अपने मन पर एक बोझ लिए घर पर आती है और रात में फूलों से लगे बगीचे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और अगले दिन से ही वे अपनी नंदों के लिए रिश्ता देखने लगती है। उन तीनों बहनों का रिश्ता एक घर में तय हो जाता है, जिसके बाद कुसुम अपनी तीनों नंदों की शादी की तैयारियों में लग जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है, जहां कुसुम कहती है, अब बस मैं अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दूं। उनकी शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन तो रह गए हैं, इसलिए अब इन बचे हुए पैसों से मैं उनकी शादी के लहंगों के लिए
थान का कपड़ा और गोटा पट्टी खरीद कर ले आती हूँ। इतना बोलकर कुसुम अगले दिन जैसे ही बाजार में सामान खरीदने जाती है, उसी समय रास्ते में उसका नशेबाज पति उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, अरे कुसुम, कहाँ जा रही हो? सुना है तुम मेरी तीनों बहनों की शादी कर रही हो, तो क्या अपने पति को कुछ खर्चा पानी नहीं दोगी? चुप करिए। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बहनों की शादी करने की बजाय उल्टा अपनी अय्याशी के लिए पैसे मांग रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। नशे में धुत उसका पति जबरदस्ती कुसुम से उसके सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है और बेचारी कुसुम रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और सारी रात उसी बगीचे में बैठकर उन फूलों के सामने बहुत रोती है। सुना है हम इंसानों की तरह तुम फूल पौधे भी सांसें लेती हो और सब कुछ महसूस करते हो, तो तुम लोग मेरा दर्द समझ सकते हो ना। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं कि जिससे मैं अपनी आंगन से अपने तीनों नंदों की विदाई कर सकूं और उन्हें उनके शादी के जोड़े में विदा कर सकूं। बताओ मैं क्या करूं? उसी समय उन फूलों में से एक आवाज आती है, कुसुम तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो आवाज सुनकर कुसुम इधर उधर देखने लगती है। तभी उन फूलों से फिर से एक आवाज आती है, घबराओ मत कुसुम, हम एक जादुई फूल हैं, तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। इतना सुनकर कुसुम उन फूलों को अपनी सारी परेशानी बता देती है। बस जादुई फूल, अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3 शादी का जोड़ा दे दीजिए, जिससे मैं अपने तीनों नंदों को खुशी खुशी इस घर से विदाई कर सकूं। इतना सुनते ही उन फूलों में से एक अलग प्रकार की चमक उठती है और वह थोड़े से फूलों की कलियां पूरे बगीचे में फैल जाती है। कुसुम, यहाँ पर लगे सारे ही फूल जादुई हैं, इसीलिए यहाँ पर खिलने वालों फूलों की खुशबू कभी खत्म नहीं होगी और ना ही ये फूल कभी भी मुरझाएंगे और ना ही ये कभी खराब होंगे। इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करके अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का लहंगा तैयार कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फूल। अब आपकी मदद से मैं अपने तीनों नंदों के लिए फूलों से बहुत ही सुंदर लहंगा बनाऊंगी। इतना बोलकर कुसुम ढेर सारे रंग बिरंगे फूल को तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है और अपने घर में ले आती है और रात भर बैठकर अपने तीनों नंदों के लिए कतर और फूलों की मदद से बहुत ही खूबसूरत लहंगा सिलकर तैयार करती है। मुझे तो ये तीनों फूलों के लहंगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये मेरी नंदों को ये लहंगा पसंद आएगा भी कि नहीं। इतना बोलकर कुसुम जैसे ही शादी वाले दिन वह तीनों लहंगा अपनी नंदों को देती है, तो वह फूलों का लहंगा देखकर उनकी तीनों नंदे बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में भाभी, आपने हम तीनों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ भाभी, आपने हम लोगों के लिए इतने प्यार से ये लहंगा बनाया है, हम इस लहंगे को हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे। इतना बोलकर वो तीनों बहनें उस फूलों से बने लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और उस लहंगे को पहनकर वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उन्हें मंडप में ले जाती है और उन तीनों का कन्यादान भी करती है। वहीं शादी में आए सभी लोगों की नजरें उन तीनों बहनों के फूलों के लहंगों पर ही टिकी हुई थी और ऐसे ही कुसुम अपनी तीनों नंदों की विदाई करके उन्हें ससुराल भेज देती है और उस दिन के बाद से कुसुम के पास ढेर सारे फूलों के लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं और इस तरह कुसुम का काम पहले से और भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है और उसकी आमदनी दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और इस तरह कुसुम अपनी कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।